नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान या भू आकृति भूगोल में। आज हम बहुचक्रीय स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भू आकृति विज्ञान किससे संबंधित है। यह पृथ्वी पर उपस्थित जो भी वस्तुएं हैं या उच्चावच हैं, वहाँ पर होने वाले स्थलाकृतियों का निर्माण है। ये सभी काष्ठ स्थलाकृतियाँ हैं, हिमनद द्वारा बनी स्थलाकृतियाँ हैं। तो इन सब का अध्ययन जो है हम पृथ्वी के ऊपरी भाग का अध्ययन करते हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग का भी हम स्थलाकृतियों में करते हैं। आज हम यहाँ पर बहुचक्रीय स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें भू आकृति विज्ञान में, तो भू आकृति विज्ञान में अगर सबसे अधिक योगदान किसका है तो जेम्स हटन महोदय ने, जिन्होंने अपनी एकरूपतावाद संकल्पना में कहा है कि वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं भू आकृति यानी कि भू आकृति विज्ञान में बहुचक्रीय स्थलाकृतियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जेम्स हटन ने 1785 में भूविज्ञान क्षेत्र के चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया। नॉन मेष का अर्थ है उत्थान। नॉन मेष की स्थलाकृतियाँ अव्यक्ति तथा बहुचक्रीय स्थलाकृतियाँ। आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जलीय पर्दन चक्र में व्यवधान तथा नॉन मेष के कारण एवं कृषि प्रदेश में कई अपर्दन चक्रों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उस प्रदेश की स्थलाकृतियों में कई नवीन स्थल रूपों के निर्माण द्वारा जटिलताएं आ जाती हैं। इस तरह की स्थलाकृतियों को बहुचक्रीय स्थलाकृतियाँ कहते हैं। यानी अगर कोई भी स्थलाकृति है, वहाँ पर अगर किसी भी चीज़ का उत्थान हो जाता है तो क्या होता है कि मार्ग में अवरोध भी हो जाता है और वहाँ पर घर्षण के कारण क्या होता है कि अनेक प्रकार से जो है स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि उत्थान प्रभावित होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, अनेक प्रकार की नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इसे हम बहुचक्रीय स्थलाकृतियाँ कहते हैं। इसमें प्रमुख है स्थलाकृतियाँ विसंगत में देखेंगे कि दो तल्ले वाली घाटी, घाटी के अंदर घाटी, बहुमंजिली घाटी, युगल वेदिका, उत्थित संप्राय मैदान, आधा कथित विसर्ग। जैसे हम देखते हैं विसर्ग में नदियाँ क्या होती हैं कि प्रारंभ में वह बल खाती हुई जब वो ऊपर से वेग के माध्यम से गिरती हैं और जब प्रौढ़ा से पहुँचती है तो बल खाती हुई चलती है, तो अपने मार्गों को कहीं ना कहीं चौड़ा करती हैं, गड्ढे का निर्माण करती हैं, विसर्ग बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जिससे जो बहुचक्रीय स्थलाकृतियों का उदाहरण है निक पॉइंट में क्या होता है कि ये जो पुरानी धारा होती है और जो नई धारा होती है, तो क्या होता है कि जो नई धारा होती है वो अपने जो नदियाँ होती हैं वो अपने मुख्य स्थान को प्राप्त करने की कोशिश करती है, तो प्राचीन धारा से मिलने का प्रयास करती है, जिससे अंत में क्या होता है कि वो आधार तल को प्राप्त करने के लिए थोड़ा मुड़ जाती है, वहाँ पर मुड़ान दिखाई पड़ता है। इसी कारण उसको निक पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर नई धारा और पुरानी धारा का मिलन होता है। आइए भी इसको पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले बहुचक्रीय स्थलाकृतियों में स्थलाकृतिक विसंगति क्या है। जब किसी स्थल खंड विशेष पर अपर्दन चक्र में नॉन मेष यानी कि उत्थान द्वारा विघ्न पड़ता है तो कई प्रकार के विषम स्थलाकृतियों का आविर्भाव होता है या निर्माण होता है। इस प्रकार की स्थलाकृतियों को स्थलाकृति विसंगति कहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जब स्थलखंड में विशेष प्रकार के अपर्दन होते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम हिमालय को ले लें तो उसका उत्थान जिस तरीके से हो रहा है, तो उत्थान के बाद अगर उसमें विघ्न पड़ता है तो कई प्रकार के स्थलाकृतियों का वो निर्माण भी करता है। इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं उन्हें हम स्थलाकृति विसंगति कहते हैं। और जब नदियाँ अपर्दन के द्वारा अगर हम देखें तो नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं फिर अपर्दित करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक स्थान का निर्माण करती हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में नॉन मेष के कारण घाटी के ऊपरी भाग में तथा इसके समीपस्थ भाग एवं घाटी के निचले भाग में स्थलाकृतियाँ समानता नहीं पाई जाती हैं। घाटी का ऊपरी भाग या तो प्रौढ़ावस्था की
दशा प्रस्तुत करता है या जीर्णावस्था की, परंतु घाटी के निचले भाग में युवावस्था के लक्षण मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई नदी हिमालय से निकल रही है तो पहले तो वो प्रौढ़ावस्था में होगी, यानी कि अपने बाल्यावस्था में होगी, उसके बाद वो प्रौढ़ावस्था में होगी, अंत में वो जीर्णावस्था में होगी। तो यहीं पर इनका कहना है कि घाटी का ऊपरी भाग या तो प्रौढ़ावस्था की दशा प्रदर्शित करेगा या जीर्णावस्था की, परंतु घाटी का जो निचला हिस्सा है में युवावस्था के लक्षण मिलते हैं। घाटी का निचला चल यानी कि जहाँ से नदियों का निर्माण होगा, जहाँ से नदियाँ निकलने का प्रयास करती हूँ, वो क्या होगा उनका, वो उनका युवावस्था होगा। इस प्रकार की स्थलाकृतियों को घाटी के अंदर घाटी या दो तल्लों वाली घाटी या दो चक्रीय घाटी भी कहते हैं। यानी सीढ़ी घाटी के अंदर घाटियों का निर्माण हो रहा है तो उसे हम दो तल्लों वाली घाटी कहेंगे। उत्थित संप्राय मैदान के बारे में जानते हैं तो यदि किसी स्थल विशेष पर वर्तमान समय के संप्राय मैदान यानी समतल मैदान के ऊपर संप्राय मैदान, अगर संप्राय मैदान की बात करें तो जो हमारे डेविस महोदय ने, उन्होंने अपने स्थलाकृतियों यानी कि बहुचक्रीय स्थलाकृतियों में जो उन्होंने अपनी अवधारणा दी थी उसमें उन्होंने संप्राय मैदान का उल्लेख किया है और इसे समतल मैदान कहा है। परिलक्षित होता है तो उसमें उस भाग का नवोन्मेष यानी उत्थान साफ स्पष्ट होता है। प्राय ऐसा होता है कि एक स्थलखंड विशेष पर प्रथम चक्र की समाप्ति के समय निर्मित संप्राय मैदान का उत्थान हो जाता है तथा नदियों में नवोन्मेष आ जाता है, जिस कारण द्वितीय चक्र प्रारंभ हो जाता है तथा पेनी प्लेन के नीचे द्वितीय पेनी प्लेन का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की उपयुक्त क्रिया की पुनर्वृत्ति, यानी अगर कोई भी क्रिया बार बार हो रही है तो उसे पुनर्वृत्ति के कारण कई संप्राय मैदान का निर्माण हो जाता है। यानी कि जब नदियाँ निकलती हैं, जब वो अंतिम अवस्था में अपने पहुँचती हैं तो निक्षेप के माध्यम से कई प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करती हैं, निक्षेपित करती हैं। तो यानी कि पहले तो उन्होंने अपने अवसादों को जमा किया, फिर उसके ऊपर दूसरे अवसादों को जमा किया, तो इस तरीके से करती जाती हैं। तो एक पेनी प्लेन यानी एक संप्राय मैदान के बाद दूसरा संप्राय मैदान का निर्माण करती हैं। ऐसे करते वो जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो स्थलखंड बहुत ही ऊंचा हो जाता है, उसमें उत्थान आ जाता है, निर्माण हो जाता है, जो कि निश्चित ही एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं। यह वास्तव में उत्तरोत्तर अपर्दन चक्र का उदाहरण है, जिसके अंतर्गत एक चक्र के समापन के बाद उत्थान हो जाता है तथा पुनः बहुचक्रीय प्रारंभ हो जाता है। अब भाई जैसे कि अगर हम बात करें तो एक जब नदियाँ क्या हुई कि उस पर अपने अवसादों को जमा करी तो एक तरीके से उसमें उत्थान होगा, लेकिन फिर उसके बगल वाले भाग में तो कहीं ना कहीं फिर उसमें समतल मैदान का निर्माण करेंगी। फिर उसमें नदियाँ क्या करेंगी कि मिट्टी लाकर जमा करेंगी और साल लाकर जमा करेंगी, तो कहीं ना कहीं ऐसे उत्थान वो करती रहती हैं। अब आइए अधाकर्तित विसर्ग के बारे में जानते हैं। भू आकृति विज्ञान में विसर्ग यानी मेनांडर, इसका प्रयोग भी हमारे डेविस महोदय ने किया था। मेनांडर की 5 नामावलियों का प्रयोग किया जाता है तथा ये एक दूसरे से इतने समीप होती हैं, यानी कि जब डेविस ने अपने स्थल रूप संरचना में जब उन्होंने प्रयोग किया था तो जो नदियों द्वारा साथ जमा किए गए थे तो उसमें पहाड़ियाँ जो छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण जो हुआ था उसे डेविस महोदय ने मोनाडानाक कहा था। इसके समीप होते हैं ये इनको अलग करना कठिन कार्य है। जीर्णावस्था में नदियाँ कम गति तथा कम ढाल के कारण सीधे मार्ग से प्रवाहित न होकर हम देखते हैं टेढ़े मेढ़े मार्ग से बल खाती हुई चलती हैं। नदी के इन मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो नदियाँ जब अपने प्रौढ़ावस्था में होती है तो उनमें वेग भी कम हो जाता है, जिससे वो क्या उतनी तेज से नहीं चल पाती हैं और वो क्या उनमें अवसादों की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो वो बल खाती हुई चलती है, यानी कि मेनांडर जैसी चलती हैं, जिसे विसर्ग कहा जाता है। प्रायः वो गड्ढों का भी निर्माण करती हैं। प्रथम चक्र में नदियाँ चौड़े विसर्ग का निर्माण करती हैं
क्योंकि उसमें कुछ वेग रहता है, तथा यदि इस अवस्था में उस स्थल का उत्थान हो जाए तो नदी में नवोन्मेष हो जाता है, जिस कारण वह पुराने चौड़े विसर्ग के अंदर निम्न कटाव द्वारा दूसरे संकृत तथा शकृत गहरे विसर्ग का निर्माण करती है। यानी कि एक तो गड्ढा है, फिर उसमें क्या कर रही है कि विसर्ग के माध्यम से उसको और काटने का प्रयास कर रही है, जिससे वो गड्ढे का निर्माण करती है, जिसे अधःकटित विसर्ग कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि चंबल नदी विहड़ों के लिए जानी जाती है, क्योंकि वो अधिक नालीदार अपर्दन करती है, नाली का अपर्दन करती है। अब आइए निक पॉइंट के बारे में देखते हैं। प्रत्येक नदी का उद्गम स्थल से मुहाने तक के मार्ग को एक अनुदैर्ध्य वक्र कहते हैं। यानी कि अनुदैर्ध्य वक्र मीन्स क्या होता है कि सीधा वक्र। जैसे कि ऊपर से नदियाँ जब नीचे गिरती हैं तो एक आई आकार की संरचना, जिसे हम कैनियन भी कह सकते हैं, रचने का निर्माण करती हैं। तो एक प्रकार से एक वो वक्र बन जाता है, जिसे हम अनुदैर्ध्य वक्र कहते हैं। नदियों का आधार तल या कटाव की अंतिम सीमा सागर तल से निश्चित होती है। नदी के इस मुहाने से उद्गम स्थल वाले वक्र को अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका तथा घाटी के चौड़े वाले भाग को अनुप्रस्थ परिच्छेदिका कहते हैं। यानी कि घाटी का चौड़ा वाला भाग, नया भाग और पुराना भाग, तो बीच का भाग क्या हो गया, चौड़ा हो गया। जब नदी अपर्दन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त हो जाती है तो उसे प्रवणित नदी कहते हैं। यानी जहाँ उद्गम स्थल हुआ और वह अपने जाकर, यानी कि जैसे कि हम गंगा नदी को देखें तो उसका उद्गम गोमुख ग्लेशियर से हुआ और उसके बाद क्या हुआ, वो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर गई, तो अपने आधार स्थल को प्राप्त हो गई। इस प्रकार को हम क्या कहेंगे, नदी की, उसे हम प्रवणित नदी कहते हैं। यानी कि जो नदी अपने मुख्य स्थान से निकले और मुख्य स्थान पर जाकर विलीन हो जाए, उसे हम प्रवणित नदी कहते हैं। नदी का आधार तल वक्र के रूप में होता है। जब नदी के आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन मानी उसकी गति धीमी हो जाती है, अर्थात सागर तल से नीचे चला जाता है। क्या होता है कि जब ऋणात्मक परिवर्तन होगा तो जल क्या होगा कि सागर तल से नीचे चला जाएगा, और धनात्मक परिवर्तन होगा तो सागर क्या होगा, अपने मुख्य स्थान से वो ऊपर की ओर उठता है। यानी कि उसमें जल की मात्रा अधिक हो गई तो उसमें ऊपर उठ रहा है। तो कोई भी पॉजिटिव चीज़ क्या होती है कि ऊपर उठती है, और निगेटिव चीज़ क्या होती है, नीचे जाने का प्रयास करती है। तो वही कह रहा है कि ऋणात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात सागर तल नीचे चला जाता है, यह मार्ग से अस्थल खंड में उत्थान हो जाता है, तो नदी में नवोन्मेष आ जाता है। अगर सागर तल का भाग नीचे जाएगा तो कहीं ना कहीं अस्थल खंड का निर्माण हो जाता है, तो नदी में नवोन्मेष आ जाता है, तथा नदी अपने आधार तल से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करने लगती है। तो नदी क्या करेगी, अगर उसमें उत्थान होगा तो कहीं ना कहीं वो अपने सागर तल उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगी, स्थापित करने का प्रयास करती है। जहाँ पर दोनों वक्र मिलते हैं वहाँ पर ढाल में अचानक अंतर आ जाता है, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, क्योंकि पहले वक्र से दूसरा वक्र नीचे होता है। इस ढाल परिवर्तन वाले स्थान को निक पॉइंट कहते हैं। जैसे जैसे शीर्षवर्ती अपर्दन होता है वैसे वैसे नया वक्र भी पीछे की ओर हटता जाता है। यानी कि नदियाँ कटाव करेंगी तो क्या करेंगी कि नीचे की ओर खिसकती जाएंगी, और नीचे वाला भाग तो कम हो जाता, लेकिन ऊपर वाला भाग जो बढ़ेगा तो ढाल नुमा संरचना का निर्माण करेगा, हो जाता है, जिस कारण निक पॉइंट भी पीछे की ओर हटता जाता है। ये देखिए थोड़ा चित्र है, पश्चिमी घाट पर्वत है, मध्य रांची का पठार है, क्योंकि ये उत्थित संप्राय मैदान का ही भाग है। और यहाँ पर हम निक पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि देखिए आप, ये पुराना वक्र है या अनुदैर्ध्य वक्र जिसे कहा जाता है, और ये नया वक्र है। तो फिर पुराना जो वक्र है, अब ये आधार तल रहा, समुद्र मैदान रहा, तो फिर ये वाला कटाव करेगा और कहीं ना कहीं ये इसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण यहाँ पर ढाल का निर्माण होगा, जिसे हम निक पॉइंट कहेंगे। तो इस आधार पर हमने बहुचक्रीय स्थलाकृतियों में प्रमुख जो स्थलाकृतियाँ
विसंगति थी, उत्थित संप्राय मैदान था, अदा कर्तित विसर्ग था और निक पॉइंट था। इन सबको पढ़ने का प्रयास किया। अगले वीडियो में मिलेंगे और भू संचलन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।